Good afternoon, students. Hope you all are good. Today we are going to discuss the chapter number 5 of your English literature book, that is The Bravest Girl. So let's start. This is the story of the bravest girl whose name is Malala Yousafzai. And who is she? She is a Pakistani activist and an author. She is the youngest recipient of the Nobel Peace Prize. There is a part of the lecture she delivered in Oslo when she received the Nobel Prize on 10 December 2014. ओके, चैप्टर नंबर 5 है हमारा द ब्रेवेस्ट गर्ल. तो ये जो स्टोरी है ये मलाला यूसुफजई के ऊपर है. द ब्रेवेस्ट गर्ल, इसमें मलाला यूसुफजई को कहा गया है. और मलाला यूसुफजई कौन है? वो एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और एक ऑथर हैं. यानी कि पाकिस्तान में वो एक तरह से कह सकते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं. तो किस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहती हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. एक ऑथर हैं, वो लेखक हैं, राइटर हैं, वो लिखती भी हैं. उन्होंने एक बुक लिखी हुई है मलाला यूसुफजई ने. शी इज़ मलाला यूसुफजई. एंड नाउ वी स्टार्ट. Malala Yousafzai is a Pakistani activist and an author. She has championed the cause of women's education. She is the youngest recipient of the Nobel Peace Prize. मलाला यूसुफजई, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, एक ऑथर हैं, राइटर हैं. उन्होंने क्या किया है, वो गर्ल्स एजुकेशन का बहुत ज़्यादा साथ देती हैं. मतलब वो गर्ल्स एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़ोर डालती हैं कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए. वो यंगेस्ट रेसिपिएंट रही हैं नोबल पीस प्राइज़ की. सबसे कम उम्र की लड़की रही हैं जिनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है. नोबल पीस प्राइज़ हमारा एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है. बहुत सारे फील्ड्स में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, तो उनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया. पीस फील्ड में मतलब सुकून शांति कायम रखने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था. तो ये जो स्पीच गिवन है आपके चैप्टर में, ये जब उनको नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड मिला था तो उन्होंने वहाँ पर एक लेक्चर डिलीवर किया था, एक स्पीच बोली थी. जैसे अगर हमें कोई अवार्ड मिलता है तो हम उसके बारे में कुछ कहते हैं, इसी तरह उन्होंने कहा था. और कब कहा था उन्होंने? 10 दिसंबर 2014 की ये स्पीच है. ओस्लो में एक जगह पर जब उन्होंने स्पीच डिलीवर की, उसका ये एक पार्ट है. सो योर मैजेस्टीज़, योर रॉयल हाइनेसेस, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is a great day of happiness for me. I am humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. अब जैसे हम कोई बात स्टार्ट करते हैं, आप कोई स्पीच दे रहे हैं, आपका कोई एनुअल फंक्शन है, स्कूल में कुछ भी है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से. तो वहाँ पर अब टीचर्स नहीं थे उनके, वो कोई स्कूल में तो नहीं थी, तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़े स्टेज पर थी. तो वहाँ पर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? योर मैजेस्टीज़, योर रॉयल हाइनेस, मतलब उनको एक तरह से रिस्पेक्ट दी. रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने क्या कहा? जो नॉर्वे नोबेल कमेटी है, मतलब जहाँ से उनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है, उस कमेटी को उन्होंने कहा है डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वे नोबेल कमेटी. तो डिस्टिंग्विश्ड मीन्स वेरी सक्सेसफुल. उन्होंने उनको कहा कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा सफल हैं, उन लोगों को कहा है. एंड डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जितने वहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, टुडे इज़ अ ग्रेट डे ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी. आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है. मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ, मतलब एरोगेंट नहीं हूँ, प्राउड इस तरह से नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ मुझे जो चीज़ मिल रही है उस पर कह सकते हैं कि वो हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र हैं. वो कह रही हैं कि आई एम हम्बल्ड दैट द नोबल कमेटी हैज़ सेलेक्टेड मी फॉर दिस प्रेशियस अवार्ड, कि मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ कि नोबल कमेटी ने मुझे इतने ज़्यादा कीमती अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है. प्रेशियस जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ऑफ ग्रेट वैल्यू. थैंक यू टू एवरीवन फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड लव. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words strengthen and inspire me. वो शुक्रिया अदा करती हैं, वो सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं. हे थैंक यू एवरीवन, कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, लगातार इतना ज़्यादा मेरा साथ दिया. उन कार्ड्स और उन लेटर्स के लिए भी शुक्रिया.
जो मैं अब तक पूरी दुनिया में रिसीव करती हूँ। उनके पास बहुत सारे कार्ड्स एंड लेटर्स आते होंगे, तो उसके लिए भी वो थैंक यू कर रही हैं कि जो आपके बहुत ज़्यादा काइंड और एनकरेजिंग वर्ड्स हैं, जो मुझे उम्मीद दिलाते हैं कि मैं आगे और कुछ कर सकती हूँ, मुझे ताकत देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव दिया, यानी बिना किसी गर्ज़ के उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं अपने फ़ादर को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरे पर नहीं काटे और मुझे उड़ने दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे कोई भी काम करने से नहीं रोका। बहुत सारे फैमिलीज़ में क्या होता है कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती है, उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है, मतलब सही काम करने पे भी उन पर पाबंदी लगाई जाती है। तो उसी वजह से कह रही हैं कि मुझे सही काम करने के लिए मेरे फ़ादर ने कभी नहीं रोका है, मुझे हमेशा करने दिया है, मेरा सपोर्ट किया है। Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth, which we strongly believe is the true message of Islam. मैं अपनी मदर का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी मम्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझ में सब्र रहा और मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया। उनको क्या सिखाया उनकी मदर ने कि हमेशा सच बोलो और सब्र से काम लो। उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, विच वी स्ट्रांगली बिलीव इज़ द ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम। और हम पूरा यकीन करते हैं इस बात पर कि ये इस्लाम का मैसेज है, सच्चा मैसेज है। हमारे इस्लाम का मैसेज क्या है कि सब्र करना चाहिए हमें, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो वो यही बात कह रही हैं। एंड ऑल्सो थैंक यू टू ऑल माई वंडरफुल टीचर्स हु इंस्पायर्ड मी टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड बी ब्रेव। और मेरे बहुत ही वंडरफुल टीचर्स का भी मैं थैंक यू करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ख़ुद में यकीन करना सिखाया और मुझे ब्रेव किया, मुझे इतनी ज़्यादा बहादुर बनना सिखाया और कि मैं ख़ुद में ट्रस्ट कर सकूँ, ख़ुद पर बिलीव कर सकूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबको थैंक यू किया है। नाउ I am proud. Well, in fact, I am very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani and the youngest person to receive this award. मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा करती हूँ कि मैं पहली पाश्तो हूँ, पहली पाकिस्तानी हूँ और पहली यंगेस्ट पर्सन हूँ, यानी सबसे कम उम्र वाली हूँ जिसने इस अवार्ड को रिसीव किया है। पाश्तो उनका कबीले का नेम है, जैसे कबीले होते हैं ना, तो उनका इसी तरह पाश्तो उनका कबीले का नेम है। Along with that, I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers. और इसके साथ I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize. अब वो क्या कहती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अब आपको पता चलेगा वो उनकी एज कितनी है। वो जब उनको कहा गया है कि वो यंगेस्ट पर्सन है, यानी कि सबसे कम उम्र की लड़की हैं वो, और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस बात पर खुश हूँ कि मुझे ये नोबल पीस प्राइज़ मिला है जो अब तक अपने भाइयों से लड़ती है, अब तक अपने छोटे भाइयों से लड़ती है। आई वॉन्ट देयर टू बी पीस एवरीवेयर बट माई ब्रदर्स एंड आई आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। वो क्या कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हर जगह पीस रहे, हर जगह सुकून रहे, लेकिन मैं और मेरे भाई इस बात पे अभी काम कर रहे हैं। मतलब उनके भाई की और उनकी लड़ाई होती है, जैसे सब बहन भाइयों की लड़ाई होती है, तो ऐसे ही उनकी भी लड़ाई होती है उनकी ब्रदर से। तो वो कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि हर जगह सुकून रहे, हर जगह शांति रहे, लेकिन मेरे और मेरे भाई की इतनी लड़ाई होती है। तो अभी हम दोनों, जितने भी उनके भाई होंगे, आई थिंक 2 ब्रदर्स, तो अभी हम लोग इस बात पे काम कर रहे हैं कि हमारे बीच भी सुकून बना रहे। I am also honored to receive this award together with Kailash Satyarthi, who has been a champion for children's rights for a long time. मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड हूँ कि मुझे एक तरह से इज़्ज़त दी जा रही है
कि मैंने ये अवार्ड कैलाश सत्यार्थी के साथ रिसीव किया है। कैलाश सत्यार्थी इंडियन है, इंडिया के रहने वाले हैं और उनको भी उसी स्टेज पर उन्हीं के साथ अवार्ड दिया गया था। तो यानी उन दोनों को 7 अवार्ड मिला है। और उनको किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से वो चिल्ड्रंस राइट्स के लिए लड़ते रहे हैं, बच्चों के हकूक़ के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो इस चीज़ के लिए कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड दिया गया है। तो मलाला यूसुफ़ज़ई बहुत खुश हैं कि उनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी अवार्ड मिला है। I am proud that we can work together and show the world that an Indian and a Pakistani can work together and achieve their goals of children's rights. मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, मतलब फ़ख्र है मुझे इस बात का कि that we can work together, हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी मिलकर काम कर सकते हैं और अपने गोल को, अपना जो उनका एक मकसद है उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं बच्चों का हकूक़ के लिए। यानी कि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई किस लिए लड़ाई लड़ रही थी कि गर्ल्स एजुकेशन पर, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनको स्कूल्स नहीं भेजा जाता है, वहाँ पर वो लड़ रही हैं कि बच्चों गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को स्कूल्स जाना चाहिए। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो भी अदर राइट्स के लिए लड़ रहे हैं बच्चों के। तो वो कह रही हैं कि हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी मिलकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्यों वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मोस्टली देखा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा एक लड़ाई रहती है, एक दूसरे को उनका एनिमी समझा जाता है, दुश्मन समझा जाता है। तो वो कह रही हैं कि हम पूरी दुनिया को अब दिखा सकते हैं। This award is not just for me, it is for those forgotten children who want education. ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन सभी भूले हुए बच्चों के लिए हैं जो एजुकेशन चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। It is for those frightened children who want peace. ये उन डरे हुए बच्चों के लिए हैं जो सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं। It is for those voiceless children who want change. ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ कह नहीं सकते हैं और एक बदलाव चाहते हैं। I am here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. मैं यहाँ पर उनके राइट्स के लिए खड़ी हुई हूँ, उनके हक़ के लिए खड़ी हुई हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ। और ये वक्त उन पर दया खाने का नहीं है, मतलब ये वक्त उन पर रहम खाने वाला नहीं है। It is time to take action so it becomes the last time that we see a child deprived of education. और ये एक्शन लेने का टाइम है, यानी कि उन पर अभी रहम खाने का वक्त नहीं है कि अब हम उन पर रहम खाएं, उनको ये समझे ओहो इनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, इनके साथ क्या हो रहा है। इस चीज़ का वक्त नहीं है। कौन सा वक्त है, कौन सा टाइम है कि हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। सो इट बिकम्स द लास्ट दैट वी सी अ चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, कि ये आखिरी बार हो कि किसी बच्चे को उसके एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, उसे एजुकेशन नहीं दी जा रही है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ इट्स नेसेसिटीज़। एजुकेशन हमारी लाइफ की एक ब्लेसिंग है और क्या है, साथ में एक तरह से हमारी ज़रूरत है। ब्लेसिंग है हमारी लाइफ की, कह सकते हैं हम, आशीर्वाद है और साथ में एक ज़रूरत है। दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द 17 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। और ये मेरी 17 साल की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मलाला यूसुफ़ज़ई स्पीच डिलीवर कर रही हैं, जब उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, तो वो 17 ईयर्स की हैं। इन माई पैराडाइज होम स्वात आई ऑलवेज़ लव लर्निंग एंड डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स। जो मेरा जन्नत जैसा घर है स्वात, उनके डिस्ट्रिक्ट का नेम है स्वात। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, इसी तरह उनका डिस्ट्रिक्ट स्वात है, जिससे वो कह रही हैं कि बिल्कुल जन्नत जैसा मेरा घर है। वहाँ पर हम हमेशा पसंद करते थे सीखने को और नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने को, कि हम नई चीज़ों के बारे में जान सकें। I remember when my friends and I would decorate our hands with henna on special occasions. मुझे याद है जब मेरी दोस्त और मैं अपने हाथों को डेकोरेट करते थे जब कोई हमारा स्पेशल ओकेज़न होता था, जब हम अपने हाथों पर मेहंदी लगाते थे। जैसे हमारी ईद होती है, बकरा ईद होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं। तो वो उस वक्त को याद कर रही हैं। And instead of drawing flowers and patterns, we would paint our hands with mathematical formulas and equations. और मोस्टली क्या करते हैं, अब हम अगर अपने हाथों पर मेहंदी लगाएंगे तो कोई डिज़ाइन बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे, लेकिन वो क्या कहती हैं कि कोई भी फ्लावर्स, कोई पैटर्न्स के बनाने के बजाय
हम क्या करते थे, हम अपने हाथों पर जो मेहंदी लगाते थे उसमें क्या होता था, मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड इक्वेशंस, यानी कि वो इतना ज़्यादा पढ़ना चाहती थी कि वो मेहंदी लगाते वक्त भी अपनी पढ़ाई को ही याद रखती थी। बट थिंग्स डिड नॉट रिमेन द सेम, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता है, चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं हमेशा। When I was in Swat, which was a place of tourism and beauty, suddenly changed into a place of terrorism. तो अब वो बात बताती हैं कि जब मैं स्वात में थी, जो क्या है, एक टूरिज़्म का प्लेस है, यानी कि लोग वहाँ पर उस जगह को देखने के लिए आते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जो उनका स्वात है वो क्या हो गया, सडनली चेंज इनटू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म। इतनी ज़्यादा ब्यूटी होने के बाद उनके जो होम टाउन है वो किस में चेंज हो गया, वो टेररिज्म में चेंज हो गया, यानी कि उनका जो प्लेस था वो आतंक में बदल गया, चारों तरफ मतलब लड़ाई झगड़े वाला उनका बिल्कुल एनवायरनमेंट हो गया। आई वॉज जस्ट एंड दैट मोर देन 400 स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड। जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तो उस वक्त 400 से ज़्यादा स्कूल्स को बर्बाद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड आर ब्यूटीफुल ड्रीम्स टर्न इनटू नाइटमेयर्स, और हमारे खूबसूरत ख्वाब किस में बदल दिए गए, बहुत ही बुरे सपनों में हमारे बदल दिए गए। जब उनके स्कूल्स तोड़ दिए गए, उनका इतना खूबसूरत जो होम टाउन था उसको टेररिज्म में चेंज कर दिया गया, तो उनके जो ब्यूटीफुल ड्रीम्स थे वो नाइटमेयर्स में चेंज हो गए, बुरे सपनों में चेंज हो गए। Education meant being from being a right to being a crime. Girls were stopped from going to school. Education एक right होता है हमारा, तो जो हमारा राइट है उसको किस में बदल दिया गया, उसको क्राइम में चेंज कर दिया गया कि जैसे कोई गुनाह कर रहा हो। मतलब अब एजुकेशन लेना, पढ़ना लिखना कैसे हो गया था कि वो कोई हम गुनाह कर रहे हैं उसको ऐसे समझा जाने लगा। लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया। When my word suddenly changed, my priorities changed too. जब मेरी वर्ड जो था, जब मेरी जो दुनिया थी, जो मेरा वर्ड था, मेरी जो दुनिया थी वो सडनली जब एकदम से चेंज हो गई तो मेरी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई। प्रायोरिटीज़ किसे कहते हैं, जो हमारी तरजीह होती है, किसी काम को करने की हमारी तरजीह होती है, वो भी मेरी बदल गई। आई हैड टू ऑप्शंस, वन वॉज टू रिमेन साइलेंट एंड वेट टू बी किल्ड एंड द सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड। मेरे पास दो ऑप्शन थे। क्या थे दो ऑप्शन, या तो मैं खामोश रहूं और मारी जाऊं, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म इतना ज़्यादा था, टेररिस्ट आ गए थे, आतंकवादी आ गए थे। तो वो कह रही हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं खामोश रह के मरने का इंतज़ार करूं, या दूसरा ऑप्शन बोलूं और तब मारी जाऊं। मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा टेररिस्ट थे, इतना ज़्यादा टेररिज्म हो गया था कि मरना ही था। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो मर जाएंगे, तो क्यों ना बोल कर मर जाएं, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ तो उठाएं, आगे जो होगा देखा जाएगा। आई चोज़ दिस सेकेंड वन, आई डिसाइडेड टू स्पीक अप। मैंने दूसरा चूज़ किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे बोलना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उन्होंने ये सोचा था कि ये लोग हमें मार देंगे, लेकिन अगर हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। We could not just stand by and see those injustices of the terrorists denying our rights. वो कहते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं देख सकते थे, जो टेररिस्ट थे वो हमारे राइट्स को डिनाई कर रहे थे, हमारे मतलब कह सकते हैं कि राइट्स को दबा रहे थे। We decided to raise our voice and tell them, do you not know the very first word of the Holy Quran is the word Iqra, which means read. हमने डिसाइड किया कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनको बताएंगे कि क्या तुम नहीं जानते हो, कुरान पाक का पहला लफ्ज़ इक़रा है, जिसका मतलब पढ़ना है, पढ़ो। कुरान पाक का पहला लफ्ज़ जब सबसे पहले कुरान पाक वही के ज़रिए नाजिल हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल हुआ तो सबसे पहला लफ्ज़ क्या था, इक़रा। तो वो यही कह रही हैं मलाला यूसुफ़ज़ई कि उनने डिसाइड किया कि हम उन टेररिस्ट को, हम उन आतंकवादी को ये बात बताएंगे कि क्या तुम नहीं जानते हो कि कुरान पाक का पहला लफ्ज़ इक़रा है, पढ़ो। तो पढ़ना कैसे गुनाह हो सकता है, पढ़ना तो गुनाह हो नहीं सकता। The terrorists tried to stop us and attacked me and my friends on our school bus in 2012, but neither their ideas nor their bullets could win. जो टेररिस्ट थे, अब जब कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है और सामने वाला कोई दूसरा उन्हें दबाने की कोशिश करता है तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे कि एक पर्सन कुछ कह रहा है, दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट है। तो यही हुआ
जब मलाला यूसुफ़ज़ई ने आवाज़ उठानी शुरू की तो टेररिस्ट ने क्या किया, उनको रोकना चाहा। और कैसे रोकना चाहा, उनके फ्रेंड्स पर और उन पर अटैक किया, उन पर हमला किया उनकी स्कूल बस में। जब 2012 में जब एक बार वो अपनी बस में जा रही थी, आई थिंक वो स्कूल जा रही होंगी या स्कूल से आ रही होंगी, तब उनके फ्रेंड्स पर और उन पर अटैक किया गया। लेकिन ना तो उनके आइडियाज़, मतलब जो टेररिस्ट की सोच थी और जो टेररिस्ट की जो बुलेट्स थी वो जीत नहीं पाई। यानी मलाला यूसुफ़ज़ई तब भी खामोश नहीं हुई जब उन पर हमला किया गया। We survived and since that day our voices have grown louder and louder। और क्या कहती हैं कि हम बच गए, उनकी बुलेट से जो उन्होंने उनको मारना चाहा था वो बच गई। और उस दिन से जो उनकी आवाज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई, उनके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उनके दिल से डर निकल चुका था कि मार देंगे, बस लास्ट ऑप्शन तो यही है कि ये हमें मार देंगे। और लेकिन जब वो एक बार बच गई तो उनके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और वो उनकी जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। आई टेल माई स्टोरी नॉट बिकॉज इट इज़ यूनिक बट बिकॉज इट इज़ नॉट। मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, वो कह रहे हैं कि जो स्टेज पर मैं अपनी इस वक्त कहानी सुना रही हूँ इसलिए नहीं कि यूनिक है, कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ऐसी नहीं है, क्योंकि ये यूनिक ही तो नहीं है। मैं इसीलिए तो ये कहानी सुना रही हूँ क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में जगह जगह ये हो रहा है। गर्ल्स को एजुकेशन से रोका जा रहा है, उनके राइट्स, उनके हक़ उनको नहीं दिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हूँ कि ऐसा पूरी दुनिया में ना हो। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैनी गर्ल्स। ये बहुत सारी लड़कियों की स्टोरी है। Today I tell their stories too. I have brought with me some of my sisters from Pakistan, from Nigeria and from Syria who shared this story. आज मैं उनकी भी स्टोरी सुनाती हूँ, यानी अदर गर्ल्स की भी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं अपने साथ पाकिस्तान से बहुत सारी अपनी बहनों की स्टोरीज़ लाई हूँ, नाइजीरिया से लाई हूँ, सीरिया से लाई हूँ। इट्स मीन के वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, मैं वहाँ की स्टोरीज़ अपने साथ लाई हूँ और आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँगी। My brave sisters Shazia and Kainat, who were also shot that day on our school bus, but they have not stopped learning. And my brave sister Kainat Sumru, who went through extreme violence, even her brother was killed, but did not succumb. क्या कहती हैं कि जो मेरी बहुत ही बहादुर बहनें शाजिया और कायनात, जो उस दिन स्कूल बस में मारी गई थी, यानी कि उनको बुलेट से जो शॉट किया गया था, तो उन्होंने उसके बाद भी लर्निंग स्टॉप नहीं की, सीखना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा। और मेरी बहुत बहादुर सिस्टर कायनात सुमरू, हु वेंट थ्रू एक्सट्रीम वायलेंस, और जो किससे गुज़री है, बहुत ही ज़्यादा इंतहाई तशद्दुद के साथ गुज़री है, हिंसा के साथ गुज़री है। मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, यहाँ तक कि उनके भाई को भी मार दिया गया। वो लोग तब भी नहीं झुकी, उनके सामने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की कि उनके ब्रदर को मार दिया गया, ख़ुद उन पर हमला किया गया, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं झुकी। तो ये वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। ऑल्सो माई सिस्टर्स हेयर whom आई हैव मेट ड्यूरिंग माई मलाला फ़ंड कैंपेन। और साथ में वो बहनें भी जिनसे मैं मलाला फ़ंड कैंपेन के दौरान मिली। मलाला फ़ंड कैंपेन क्या है? मलाला के नाम से फ़ंड जो है इकट्ठा होता है, मतलब जो अदर पर्सन्स हैं वो वहाँ पर पैसे देते हैं। जैसे चंदा होता है मस्जिद के लिए, हम चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर मस्जिद की तामीर होती है, मस्जिद बनती है। तो इसी तरह मलाला फ़ंड में बहुत सारी मनी आती है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, और फिर उन पैसों को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? गर्ल्स एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लड़कियों की पढ़ाई में दिया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ स्कूल्स बनवाए जाते हैं, उनकी बुक्स, उनके फ़र्नीचर, इन सब का अरेंजमेंट किया जाता है कि गर्ल्स को बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत होती है। तो मलाला फ़ंड कैंपेन वो कहती हैं, मलाला फ़ंड कैंपेन के दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं अपनी और बहनों से भी मिली हूँ। तो सो माई 16-year-old courageous sister Maison from Syria, who now lives in Jordan as refugee and goes from tent to tent encouraging girls and boys to learn। मेरी 16 साल की बहुत बहादुर बहन सीरिया से मिज़ोन, जो अब जॉर्डन में रहती है, एक शरणार्थी के तौर पर, रेफ्यूजी बोलते हैं जिन लोगों का मतलब अपना घर नहीं होता है, उन लोगों का कैंप बना जाता है, या फिर उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उनके कैंप होते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं।
जो एक टेंट से दूसरे टेंट जाती हैं, लड़कों को, गर्ल्स को और बॉयज़ को सीखने के लिए उनकी हौसला अफजाई करती हैं कि आपको सीखना चाहिए। मतलब खुद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो अपने घर में नहीं है, टेंट में रहती हैं, कंट्री के बाहर उनको कर दिया गया है, और इस सब के बावजूद भी वो और सबको इनकरेज करती हैं, उनका हौसला अफजाई करती हैं, उनका हौसला बढ़ाती हैं कि आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। और उनकी एज कितनी है? ओनली 16 ईयर। कितनी कम एज में वो ये सब कर रही हैं, तो वो ब्रेव हुई। एंड माई सिस्टर आमना from the north of Nigeria where Boko Haram threatens and stops girls just for wanting to go to school। और मेरी बहन आमना जो नाइजीरिया के नॉर्थ से है, जहाँ पे बोको हरम कोई आई थिंक कबीला है, कोई कम्युनिटी है जो क्या करती हैं, लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है, थ्रेटन्स करती है, उनको डराती है, उनको धमकाती है, सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल ना जा सकें। स्कूल जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप सब स्कूल आते हैं, आपके पेरेंट्स इवन फोर्स करते हैं, टीचर्स आपको बार बार कहते हैं कि आप पढ़िए पढ़िए, तो यू आर वेरी लकी। और कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं और उनको इजाज़त नहीं है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको डराया जाता है। तो इसी सब के बारे में मलाला यूसुफ़ज़ई बात कर रही हैं। दो आई अपीयर एज वन गर्ल, वन पर्सन हु इज़ 5 फुट 2 inches tall, if you include my high heels it means I am 5 foot only, I am not a lone voice, I am many। हालांकि मैं सिर्फ एक लड़की नज़र आती हूँ, एक पर्सन नज़र आती हूँ जो सिर्फ 5 फुट 2 इंचेस टॉल है, अगर मेरी हाई हील्स को इंक्लूड किया जाए। मीन कि उनकी जो हाइट है वो ओनली 5 फुट है, 5 फुट की है वो, अगर उनकी हाई हील्स को इंक्लूड कर दिया जाए जो कि 2 इंचेस टॉल हैं, तो वो 5 फुट 2 इंचेस की हो जाती हैं। तो क्या कहते हैं कि यानी मैं सिर्फ इतनी बड़ी नज़र आती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ अकेले की आवाज़ नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियों की आवाज़ है। आई एम मलाला बट आई एम ऑल्सो शाजिया, आई एम कायनात सोमरू, आई एम मिज़ोन। मैं मलाला हूँ लेकिन मैं शाजिया भी हूँ, मैं कायनात सोमरू हूँ, मैं मिज़ोन हूँ। यानी मैं वो सब लड़कियों की आवाज़ हूँ जिनको एजुकेशन से रोका जा रहा है, जिनके हक़ उनको नहीं दिए जा रहे हैं, मैं उन सब लड़कियों की आवाज़ हूँ, मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ। I am Amna, I am those 66 million girls who are deprived of education, and today I am not raising my voice, it is the voice of those 66 million girls। मैं आमना हूँ और मैं उन 66 मिलियन गर्ल्स की आवाज़ हूँ जिनको एजुकेशन से रोका जा रहा है, जिनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है। और आज मैं सिर्फ अपनी आवाज़ को नहीं उठा रही हूँ, मैं उन 66 मिलियन गर्ल्स की वॉइस को उठा रही हूँ। Dear sisters and brothers, today in half of the world we see rapid progress and development। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज आधी दुनिया में जहाँ पर बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि रैपिड बहुत ही तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है। However, there are many countries where millions still suffer from the very old problems of war, poverty and injustice। यानी कि इतनी तरक्की होने के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मिलियंस, लाखों लोग जो हैं वो किस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं? पुरानी वही प्रॉब्लम्स, वार, पोवर्टी, गरीबी और जो इनजस्टिस होती है, नाइंसाफ़ी को झेल रहे हैं बहुत सारे लोग। Many children in Africa do not have access to education because of poverty। अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सिर्फ गरीबी की वजह से। अब अगर गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी, तो वो एजुकेशन को कैसे ले सकते हैं? वो स्कूल्स कैसे जा सकते हैं? स्कूल की फ़ी नहीं दे पाएंगे, बुक्स नहीं ले पाएंगे वो। तो सिर्फ गरीबी की वजह से अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड एज आई सेड, वी स्टिल सी गर्ल्स हु हैव नो फ्रीडम टू गो टू स्कूल इन द नॉर्थ ऑफ नाइजीरिया। और जैसे कि मैंने पहले कहा है, हम बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं जिनके पास नॉर्थ नाइजीरिया में, जिनके पास स्कूल जाने की फ्रीडम नहीं है, उनके पास आज़ादी नहीं है। इट्स मीन कि अगर उनके पास पैसा भी है, पॉवर्टी नहीं है, उनके पास इतने ज़राए हैं कि वो स्कूल जा सकती हैं, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनको जाने ही नहीं दिया जाता है स्कूल। Many children in countries like Pakistan and India, as Kailash Satyarthi mentioned, are deprived of their right to education because of social taboos, or they have been forced into child marriage or into child labor। बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी ने पहले ही बताया है
कि बच्चों को उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ सोशल ताबूज़। जैसे कि कुछ समाज में होता है कुछ कि किसी चीज़ वो चीज़ करने से रोक दी जाती है कि ये वो लोग गलत मानते हैं, सही चीज़ को भी गलत मानने लगते हैं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे लड़कियों को स्कूल, ये तो बहुत गलत बात है। तो इस वजह से वो अपनी एजुकेशन के राइट को नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनकी चाइल्ड मैरिज हो जाती है। चाइल्ड मैरिज मीन्स 18 ईयर्स से कम गर्ल्स की शादी कर दी जाती है। जो 18 साल से कम की लड़की होती है, जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज के अंडर आती है कि बच्चों की शादी कर दी जाती है। या फिर चाइल्ड लेबर, जब छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज़ में लगा दिया जाता है, कोल माइंस में, किसी भी तरह की माइंस में, यानी जो खानें होती हैं जहाँ से कोयले निकलते हैं, ऐसी जगह पे लगा दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, उनसे मज़दूरी कराई जाती है, वो होते हैं चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर की वजह से, चाइल्ड मैरिज की वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। I dedicate the Nobel Peace Prize money to the Malala Fund to help give girls quality education. अब जो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, उनके साथ उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट भी मिली है मनी की, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसके साथ। तो वो क्या कहती हैं कि मैं उस मनी को अपनी मलाला फ़ंड को डेडिकेट करती हूँ। मलाला फ़ंड में मैं वो पैसा दे देती हूँ कि गर्ल्स को बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा सके। The first place this funding will go to is where my heart is, to build schools in Pakistan, especially in my home of Swat and Shangla. कि जो पहला पैसा है, जो पहली फ़ंड जाएगी, वो कहाँ पर जाएगी? जहाँ पर मेरा दिल है। अब इंसान का दिल कहाँ होता है? किसी का भी दिल कहाँ होता है? जहाँ पर वो रहता है। अपनी कंट्री से सभी लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम भी करते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। तो वो यही बात कह रही हैं कि जो सबसे पहली जो मनी है वो कहाँ पर जाएगी? जहाँ पर मेरा दिल है, यानी पाकिस्तान में जाएगी सबसे पहले, कि मैं वहाँ पर स्कूल्स बनवाऊँगी। और पाकिस्तान में भी कहाँ पर? जो मेरा होम टाउन है स्वात और शांगला, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट है, जो उनका टाउन है, वहाँ पर वो स्कूल्स बनवाएंगी। इन माई ओन विलेज देयर इज़ स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। मेरे खुद के अपने गांव में कोई भी सेकेंडरी स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए। मीन्स जो 9 to 12 के स्कूल्स होते हैं, कोई भी एक स्कूल नहीं है वहाँ पर। एंड इट इज़ माई विश एंड माई कमिटमेंट एंड माई नाउ माई चैलेंज टू बिल्ड one so that my friends and my sisters can go there to school and get quality education and to get this opportunity to fulfill their dreams. कि ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा कमिटमेंट है। कमिटमेंट की जो चीज़ हम सोचते हैं कि हमें इस काम को करना ही है। डेडिकेशन टू अ केज एक्टिविटी, जो काम हमारे करने की लगन होती है। चैलेंज, कि किसी काम को हमने ये कह देते हैं कि अब हमें इस काम को करके दिखाना है, साबित करना है ख़ुद को। तो वो क्या कहती हैं कि ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी बहनों के लिए वहाँ पर जाकर एक बहुत ही क्वालिटी उनको एजुकेशन दिला सकूं, एक स्कूल बनवा सकूं और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। उनको ये एक उनकी खुशकिस्मती हो कि वो जो वो चाहती हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, वो बन सकें। दिस इज़ वेयर आई विल बिगिन बट इट इज़ नॉट वेयर आई विल स्टॉप। यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। वो क्या कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान से शुरुआत करूँगी, लेकिन ये वो जगह नहीं होगी कि मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। मीन्स मैं पाकिस्तान से शुरुआत ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पाकिस्तान में ही स्कूल्स बनवाऊँगी और जगह की कोई फ़िक्र नहीं करूँगी। तो वो कहती हैं कि सिर्फ बट इट इज़ नॉट वेयर आई विल स्टॉप, ये वो जगह नहीं होगी जहाँ पर मैं रुक जाऊँगी। आई विल कंटिन्यू दिस फाइट एंटिल आई सी एवरी चाइल्ड इन स्कूल। मैं इस जंग को कंटिन्यू रखूँगी, लड़ती रहूँगी लगातार, जब तक मैं हर एक बच्चे को, इवन हर एक बच्चे को स्कूल में ना देख लूँ। Dear brothers and sisters, great people who brought change like Martin Luther King and Nelson Mandela, Mother Teresa and Aung San Suu Kyi once stood here on this stage. Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, जो बहुत महान लोग रहे हैं, ग्रेट पीपल हैं, जो चेंज लाए हैं। चेंज कब लाता है इंसान? जब वो ये देखता है कि कुछ गलत हो रहा है। मान लीजिए आप लोग क्लास में बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी? आपको कंट्रोल करूँगी, आपको डांटूँगी, आपको कुछ कहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे बदलाव लाना है, मुझे चेंज लाना है। क्लास में
एनवायरनमेंट बिल्कुल सही हो सके। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग चेंज लाए हैं, जो लोग बदलाव लाए हैं, उन्होंने ये देखा है कि ये चीज़ गलत है, इसको हमें सही करनी होगी। और वो कौन-कौन थे? लाइक मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ये भी बहुत ग्रेट पीपल रहे हैं। इनके अबाउट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों के क्या ग्रेट वर्क थे। ये ग्रेट पीपल क्यों कहे गए हैं? इन्होंने ऐसा क्या वर्क किया है? तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए। जो एक बार इस स्टेज पर खड़े हो चुके हैं, यानी कि आज मैं खड़ी हुई हूँ, मुझसे पहले और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है और उनको भी इसी तरह से अवार्ड मिला है। I hope the steps that Kailash Satyarthi and I have taken so far and will take on this journey will also bring change, lasting change. मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कदम कैलाश सत्यार्थी ने और मैंने उठाए हैं, I have taken so far and will take on this journey, और जो हमने इस कदम उठाए हैं, हम इनको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, अपनी जर्नी को पूरा रखेंगे और एक ज़रूर चेंज लेकर आएंगे जो लास्टिंग चेंज होगा, यानी कि जो बिल्कुल आखिरी चेंज होगा कि उसके बाद हमें कोई और चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मीन्स सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। Let us become the first generation to decide to be the last that seems empty classrooms, lost childhoods and wasted potentials. तो हम एक पहली जनरेशन बनते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि टू बी द लास्ट दैट सीम्स एम्प्टी क्लासरूम, कि ये आखिरी बार हों जब खाली क्लासरूम्स पड़े हुए हों। खाली क्लासरूम कब होंगे? जब वहाँ स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वो जनरेशन बनते हैं कि कोई भी क्लासरूम खाली ना रहे, किसी बच्चे का बचपन ना खोया जाए, लॉस्ट चाइल्डहुड्स, किसी बच्चे का बचपन ना खोया जाए। बचपन कब खोता है? जब वो खेल नहीं पाते हैं, जब वो पढ़ नहीं पाते हैं, जब वो अच्छा खा नहीं पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर में आपके छोटे बहन भाई हैं, तो वो खेलते होंगे, वो अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो अब छोटे बच्चों का बचपन कब खो जाता है? जब वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जब उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है, उनसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है, किसी भी माइन में उनको भेज दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर एक तरीक़े से कह सकते हैं बहुत जुल्म होता है, तो उनका बचपन खो जाता है। तो वो यही बात कह रही हैं कि ये लास्ट टाइम हो कि किसी बच्चे का बचपन ना खोया जाए, जो उनकी एनर्जी है वो वेस्ट ना हो सके। अब वेस्ट एनर्जी कब होगी कि उनकी जो एनर्जी है वो कहाँ पे लगनी चाहिए? पढ़ाई में लगनी चाहिए, लेकिन उनकी एनर्जी कहाँ लग रही है कि वो बहुत भारी भारी सामान उठा रहे हैं, पूरे सुबह से शाम तक वो वहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। Let this be the last time that a girl or a boy spends their childhood in a factory. और ये आखिरी बार हो कि कोई लड़का या कोई लड़की अपना बचपन एक फैक्ट्री में गुजार दे काम करते हुए। Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. और ये आखिरी बात हो कि ये आखिरी बार हो, चलो ये आखिरी बार हो कि एक लड़की को जल्दी शादी के लिए फ़ोर्स किया जाए, उस पर ज़ोर डाला जाए कि वो जल्दी शादी कर ले। कोई लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे फ़ोर्स करते हैं कि नहीं, हम तो तुम्हारी शादी कर देंगे। तो ये सब आखिरी बार हो। लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट अ चाइल्ड लॉस हिज लाइफ इन वॉर। चलो ये आखिरी बार हो कि कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी एक वॉर में एक जंग में लॉस कर दे, ख़त्म कर दे। जब कहीं पर भी किसी भी कंट्री में बहुत वॉर होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की तो जान चली ही जाती है, क्योंकि वो ख़ुद को बचा नहीं पाते हैं। बड़ों की भी जाती है लेकिन छोटे बच्चों की तो बिल्कुल ही चली जाती है। तो ये सब आखिरी बार हो कि किसी जगह पर कोई लड़ाई हो। लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट वी सी अ चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल। और ये आखिरी बार हो कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर हो। लेट दिस एंड विद अस। मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। लेट्स बिगिन दिस एंडिंग together today, right here, right now. Let's begin this ending now. Let's begin this ending. इस चीज़ को ख़त्म करते हैं मिलकर, आज, अभी और बिल्कुल अभी ये सब चीज़ें ख़त्म करते हैं। Let's begin this ending now. Thank you so much. यानी ये जो सब कुछ बुराई है, इस चीज़ को हम मिलकर आज ही ख़त्म करते हैं। और इस तरह से वो अपनी स्पीच कंप्लीट करती हैं। एट द लास्ट शी सेड थैंक यू सो मच। आखिर में वो शुक्रिया अदा करती हैं। तो उनकी ये बहुत ही वंडरफुल स्पीच रही है, वेरी वंडरफुल स्पीच ऑफ मलाला यूसुफजई व्हेन शी रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड। ओके, तो मलाला यूसुफजई 12 जुलाई 1997 में पैदा हुई
is known for human rights advocacy. She has also co-authored a book titled I Am Malala, which is an international bestseller. The UN celebrated 12 July 2013 as Malala Day. देखिए मलाला यूसुफजई के अबाउट है कि वो कहाँ पर पैदा हुई और उनको क्या क्या जाना जाता है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, यानी कि लोगों के हकूक़ के लिए लड़ने वाली, उनको कहा जाता है कि वो वकील हैं एक तरह से, उनको ये माना जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नेम है आई एम मलाला, और जो बहुत ही, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में उनकी बुक बिकी है, बहुत सारी कंट्रीज़ में वो बेस्ट सेलर रही हैं बुक, बहुत ज़्यादा उनकी बुक बिकी है। और जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, जो वो क्या करता है 12 जुलाई 2013 को एज अ मलाला डे सेलिब्रेट करता है। जैसे फादर्स डे होते हैं, मदर्स डे, अर्थ डे, बहुत सारे डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरह 12 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, एज अ मलाला डे। नाउ योर क्वेश्चन आंसर, व्हाट डज मलाला मीन बाय सेइंग थैंक यू टू माई फादर फॉर नॉट क्लिपिंग माई विंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्ड मीनिंग्स, पहले आपके वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पर, रेसिपिएंट, डिस्टिंग्विश्ड, हम्बल, प्रेशियस, वॉइसलेस, इनजस्टिसेस, यूनिक, स्कम, लोन, चैलेंज। ओके, तो रेसिपिएंट कौन होता है, जो कोई भी अवार्ड या किसी भी चीज़ को रिसीव करता है। डिस्टिंग्विश्ड, वेरी सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सफल। हम्बल, मॉडेस्ट। प्रेशियस, ग्रेट वैल्यू। वॉइसलेस, विदाउट अ से। इनजस्टिसेस, लेक ऑफ फेयरनेस, यानी कि जहाँ पर इंसाफ नहीं होता है। यूनिक, जो अपने आप में यूनिक होता है, सिर्फ एक तरह की कोई भी चीज़ होती है। स्कम, जो झुकता नहीं है। लोन, सॉलिटरी, यानी कि अकेला। चैलेंज, मैंने आपको बताया है, टू अ कॉल टू प्रूव और जस्टिफाई समथिंग, किसी चीज़ को जब हम जस्टिफाई करने में लग जाते हैं, प्रूव करने में लग जाते हैं उसको कि ये चीज़ हम करके रहेंगे, चैलेंज। So your first question, what does Malala mean by saying thank you to my father for not clipping my wings? इस बात का मलाला से क्या मतलब है? मलाला says so because most girls often live very restricted lives. Often they are not encouraged to get an education, but Malala was never stopped from doing what she wanted. तो इस बात का उनसे क्या मतलब था कि मेरे फादर ने कभी भी मेरे परों को नहीं काटा है। अब उनके पर तो नहीं थे ना, तो इस बात से क्या मतलब है कि मलाला ये बात इन्होंने इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों पे बहुत पाबंदी होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उन, यहाँ तक कि उनको एजुकेशन भी नहीं दी जाती है। लेकिन मलाला के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मलाला को कभी नहीं रोका गया जो वो करना चाहती थी। हु इज़ कैलाश सत्यार्थी? फाइंड आउट। कैलाश सत्यार्थी कौन है? वो एक इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इंडियन हैं, वो इंडिया के रहने वाले हैं, बच्चों के हकूक़ के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जो कुछ भी गलत होता है उसकी अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। और वो ही इज़ ऑल्सो अ नोबल पीस प्राइज़ रेसिपिएंट, और उनको भी नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। हाउ ओल्ड इज़ मलाला एट द टाइम ऑफ द स्पीच? इज़ हर एज मेंशन एनीवेयर? येस, हमने अभी पढ़ा है कि मलाला 17 है, मलाला इज़ 17, वो 17 ईयर्स ओल्ड हैं और ये स्पीच में मेंशन किया गया है। Question number 5. Why does Malala not want children to be in a factory? What does she mean? मलाला ने कहा है कि कोई भी बच्चा फैक्ट्री में ना हो, तो इस बात से क्या मतलब है? Children are employed in factories and they work in hazardous conditions. Malala wants child labor to stop. बच्चों को फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉय रखा जाता है, मतलब उनसे काम करवाया जाता है नौकरों की तरह, और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशंस में वर्क करते हैं। कोई केमिकल की फैक्ट्री हो गई है तो बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो जाता है, या किसी केमिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस केमिकल है वो उनके ऊपर ना गिर जाए, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे ये सब? तो मलाला क्या चाहती हैं कि जो चाइल्ड लेबर है उस चीज़ को रोका जाए। Here is your activity work. Write a short paragraph on the bravest girl Malala Yousafzai. मलाला यूसुफजई के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, पेस्ट हर पिक्चर टू, और आपको उनकी पिक्चर भी पेस्ट करनी है। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है मलाला यूसुफजई के अबाउट, आपने देखा है लास्ट में भी, ये मलाला यूसुफजई का इंट्रो है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर पैदा हुई। मैंने आपको बताया है कि उनका कबीला कौन सा है, पाश्तो है, वो स्वात ज़िले में, स्वात डिस्ट्रिक्ट में बोर्न हुई हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, UN सेलिब्रेट
कौन सी डेट को करता है मलाला डे, तो ये सब आप सब कुछ इसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर अबाउट मलाला लिख सकते हैं मलाला के ऊपर, कि वो यंगेस्ट रेसिपिएंट रही है नोबेल प्राइज़ की। ओके, और साथ में आपको उनकी पिक्चर भी पेस्ट करनी है। So this is your chapter, even very interesting chapter about the bravest girl Malala Yousafzai. I hope you enjoyed the video. Take care all of you. Thank you so much.